इस लेक्चर में यहां पर हम बात करने वाले हैं हॉर्नर्स वर्ड्सवर्थ एमोन्स रिएक्शन के बारे में। देखिए ये रिएक्शन अगर नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और साथ के साथ ही बता देता हूं, अगर आपने कभी विटिग रिएक्शन पढ़ी हो, विटिग रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ी भी होगी मैं मान के चल रहा हूं, तो ये जस्ट विटिग रिएक्शन के जैसी है। मतलब जो कॉन्सेप्ट अपन विटिग रिएक्शन में काम में लेते थे एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी काम में आएगा। यू मान सकते हैं कि ये रिएक्शन विटिग रिएक्शन की एडवांस रिएक्शन है, मतलब उसका ही एक तरह से एडवांस वर्जन है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन किन कंपाउंड के बीच होती है। ये रिएक्शन होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन यहां पर अपन को फॉस्फोनेट एस्टर के साथ करवानी होती है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में यहां पर क्या हो सकता है, जैसे NaH हो सकता है या फिर कोई दूसरा भी स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि इस रिएक्शन में जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो E-एल्कीन यहां पर बेसिकली बनता है। क्या बनता है? E-एल्कीन। तो ये इसका बेसिक है। अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान के चलना कि यहां पर मैंने ये ले लिया, ये क्लियर है, यहां पर ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। अभी एल्डिहाइड लिया है, जरूरी नहीं एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पर फॉस्फोनेट एस्टर में आपको बता रहा हूं, फॉस्फोनेट एस्टर यहां पर मैंने ये ले लिया, जैसे P डबल बॉन्ड O, यहां पर देखो ये P डबल बॉन्ड O, यहां पर OET है ना, यहां पर ये OET और यहां पर हमने ये कर दिया जैसे C डबल बॉन्ड O OET, ये फॉस्फोनेट एस्टर हो गया। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस अपन को काम में लेना है। जैसे ये NaH आपको पता है क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है। NH क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस यहां से इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा ये, और इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने पर देखो यहां पर इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, देखो P डबल बॉन्ड O OET और यहां पर भी ये हो गया OET और यहां पर एक्चुअली ये हो गया ये माइनस और यहां पर ये डबल बॉन्ड O और यहां पर OET है ये। अब आपको पता है कि यहां पर जो ये एनाइन बना है, ये एनाइन काफी ज्यादा स्टेबल है भाई। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये डीलोकलाइज हो सकता है, ये इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है और ये इधर भी डीलोकलाइज हो सकता है ना। तो ये हाईली स्टेबल है। कुल मिलाकर एक स्टेबलाइज्ड इलाइड की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? स्टेबलाइज्ड इलाइड की तरह काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर इसकी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहां पर इस तरह से बना सकता हूं। ये OET यहां पर हो गया, ये यहां पर भी अपन ने लगा दिया OET और यहां पर अपन इसको कर देते हैं डबल बॉन्ड O OET और यहां पर ये डबल बॉन्ड और यहां पर ये O माइनस। क्लियर यहां तक? अब देखो ध्यान देना, ये स्टेबलाइज्ड इलाइड है और आपने अच्छे से पढ़ा होगा अगर कोई स्टेबलाइज्ड इलाइड है तो वो E-एल्कीन देती है प्रोडक्ट के फॉर्म में, और नॉट स्टेबलाइज्ड इलाइड है। कौन सी? नॉट स्टेबलाइज्ड इलाइड है तो वो मेजर एल्कीन जेड देती है ना। अगर आपने विटिग रिएक्शन ढंग से पढ़ी होगी तो आपने ये देखा होगा, और विटिग रिएक्शन नहीं पढ़ी हो तो भाई विटिग रिएक्शन का जो लिंक है ना, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप विटिग रिएक्शन का वीडियो जरूर देख लेना, अगर आपके कंफ्यूजन है तो वहां से क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट विटिग रिएक्शन के ही काम में आ रहा है, तो विटिग रिएक्शन मान के चलो आपको आना चाहिए। तो आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो विटिग रिएक्शन देख लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा, पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब अपन विटिग रिएक्शन में एक्चुअली करते क्या है, विटिग रिएक्शन में यूं करते हैं अपन, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और यहां पर अपन ने लिया जैसे फॉस्फोरस इलाइड, ये फॉस्फोरस इलाइड है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूं जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड और यहां पर ये फॉस्फोरस इलाइड या फॉस्फोनिम इलाइड हो गया, फॉस्फोनिम इलाइड, ये CH2 वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर जो भी ग्रुप हो, तो विटिग रिएक्शन में एक्चुअली ये काम करते हैं अपन, यहाँ पर ये यहाँ पर हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या देखते हैं कि अगर ये स्टेबलाइज्ड इलाइड है तो E-एल्कीन यहाँ पर मेजर बनाते हैं, और ये नॉट स्टेबलाइज्ड इलाइड है तो फिर Z-एल्कीन मेजर बनाते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम काम कर रहा है। आपको ये तो पता चल ही गया कि स्टेबलाइज्ड इलाइड है, स्टेबलाइज्ड इलाइड है तो बनने वाले एल्कीन कौन से होगी? E होगी, है ना। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, ठीक है। अब आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है? फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप सीधा सीधा ये देखो, यहां से इसको हटाओ और यहां से इसको हटाओ, और इन दोनों यहां से करता हूं मैंने, इसमें से H निकाल दिया ना अपन, ये यहां से इनको हटा दो आप, ये और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो।
अगर यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो देखो यहाँ पर ये पार्ट लिया ना, ये पार्ट यहां से ले लो आप, यहां से। अब बिल्कुल आपको सेम दिखेगा। सेम कैसे? ऐसे देखो, यहाँ पर एलाइड का कौन सा है डबल बॉन्ड हटाकर और यहाँ ऑक्सीजन हटाकर अपन ने इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दिया। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी करना है। यहाँ से ऑक्सीजन हटाओ और यहाँ से ग्रुप हटा दो। अब ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये जो कार्बन है, ये इन दोनों कार्बन के बीच आपको डबल बॉन्ड बनाना है। बस यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर मुझे करना क्या है, देखो ध्यान देना, समझना। ये कार्बन लिया, यहां पर ये R, ठीक है, यहां पर H है ना, ये कार्बन और इस कार्बन, ये कार्बन इससे क्या जुड़ा है, यहां पर COOET जुड़ा है, तो ये COOET ये, और दूसरा क्या यहां पर H होगा, H। बस यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दो, है ना। बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ई एल्किन बनानी है। कौन से एल्किन बनाने भाई? ई एल्किन बनानी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये ई एल्किन ही है जो कि मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर होगा, ये मेजर होगा, ये मेजर होगा। और ई एल्किन क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पर ये स्टेबलाइड इलाइड बन गई। क्लियर है? बाकी पूरी मैकेनिज्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। मैकेनिज्म बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि विटिक रिएक्शन में है, बिल्कुल सेम है मैकेनिज्म। अगर आप लिखोगे तो क्या होगा कि ये जो नेगेटिव है ये सबसे पहले यहाँ पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, इसका अटैक यहाँ पर होते, यहाँ O- बनेगा, फिर जो O- होगा इस फॉस्फोरस के साथ इंटरेक्शन करके 4 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, फिर वो डिकम्पोज होकर बिल्कुल ये बनाएगा। वो सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जैसा विटिक रिएक्शन में देखते हैं वैसा ही। फिर बता रहा हूँ, विटिक रिएक्शन आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक यहां पर अब आपके क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ये प्रोडक्ट बन गया यहां पर फाइनली, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपन काम में लेकर अपन यहां पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपके कोई डाउट यहां पर नहीं रहे। जैसे अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, देखो जब विटिक इस रिएक्शन से कोई क्वेश्चन आएगा तो दो तरह की पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है। कौन सी? कि हो सकता है आपको इस तरह से पोस्पोनेट एस्टर डायरेक्ट दे दिया जाए, पोस्पोनेट एस्टर और स्ट्रॉन्ग बेस। और पोस्पोनेट एस्टर अगर आपको डायरेक्ट दे दिया तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है, ई एल्किन बनानी है, आपका काम खत्म, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन हो सकता है आपको पोस्पोनेट एस्टर दिया ही नहीं जाए क्वेश्चन में, बल्कि आपको एक ऐसी कंडीशन दे दी जाए, उस कंडीशन के द्वारा आपको सबसे पहले पोस्पोनेट एस्टर बनाना पड़े और फिर जो पोस्पोनेट एस्टर बनता है उसकी रिएक्शन कार्बोनिल से करवाई जाए। तो दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। एक तो पोस्पोनेट एस्टर डायरेक्ट दे दिया जाए, बहुत खुशी की बात है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अगर पोस्पोनेट डायरेक्ट नहीं दिया तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पोस्पोनेट एस्टर बनाना पड़ेगा जो कंडीशन रिएक्शन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, फिर उसकी रिएक्शन कार्बोनिल से आपको करवानी पड़ेगी। देखो विटिक रिएक्शन में भी तो यही करते हैं। क्या करते हैं विटिक रिएक्शन में? विटिक रिएक्शन में भी यही करते हैं कि वो अगर आपको फोस्फोनिमिलाइड डायरेक्ट दे दी तो डायरेक्ट आप रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना दो। लेकिन अगर ये डायरेक्ट नहीं दिए तो आपको फिर कंडीशन दी जाएगी जिसके द्वारा आप सबसे पहले फोस्फोनिमिलाइड बनाओगे, फिर फोस्फोनिमिलाइड की रिएक्शन इससे करवाओगे। बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही किया जा सकता है। अब मैं आपको यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। तो चलो यहां पर देखते हैं भाई, यहां पर अपन देख लेते हैं क्वेश्चन। देख क्या दे रखा है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। नेट का क्वेश्चन है, ऑलरेडी नेट के अंदर पूछा जा चुका है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके खुद इसको ट्राई करो, खुद इसको ट्राई करो, उसके बाद फिर वीडियो देखना। आपको पता चलना चाहिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो यहां पर अगर इस केस में मैं देखता हूं तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड तो यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई फोस्फोरस यहां पर फोस्फोनेट एस्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई पोस्पोनेट एस्टर नहीं दिखा दे रहा। मैंने बताया था ना, हो सकता है ऐसी कंडीशन आपको दे रखी हो जिससे आप पहले पोस्पोनेट एस्टर बनाओ। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दे रखा है, समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर आपको ये दे दिया BrCH2Me, तो यहां पर ये जैसे Br है ना, और यहां पर अपन ने कर दिया CH2OMe, BrCH2OMe, ये आपको यहां पर दे दिया भाई, है ना, OMe। क्लियर हो गया, इसको ऐसे लिख दिया। यहां पर क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है भाई, है ना, P और इससे 3 OET जुड़ा हुआ है, 3 OET ये, ठीक है। यहाँ पर लॉन पेयर होता है, आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो सिंपल SN2 रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ से इस Br को बाहर निकाल देगी। क्लियर है? अब देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे ये P और यहाँ पर क्या हो गया भाई OET, समझ में आ रहा है ना।
और यहां पर आपको पता है इस पर 3 OET है, तो 2 और जोड़ देता हूं, तो एक OET यहां पर लगा दो और एक OET आप यहां पर लगा दो। अब देखो इस फॉस्फोरस से किसकी बॉन्डिंग होगी, इस कार्बन की, और इस कार्बन पर यहां पर क्या जुड़ा है, इस कार्बन पर यहां पर जुड़ा है ये CH2OMe, तो कुल मिलाकर ये फॉस्फोरस की बॉन्डिंग इस कार्बन से करा दो, और इससे जुड़ा ये OMe है ना, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, OMe हो गया यहां पर। अब देखो जैसे इस फॉस्फोरस की बॉन्डिंग इस कार्बन से होगी, यहां पर फॉस्फोरस पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आते देखो आपको पता है ये लोन पेयर है, और आपको पता है फॉस्फोरस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहां पर स्ट्रांग p पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण ये बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है। और जैसे ही आपको पता है कि ये यहां से आपको ट्रांसफर होगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा। ये जो केस है इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं, एथिल ग्रुप को यहां पर इस तरह से लिख देता हूं भाई, एथिल ग्रुप को ऐसे लिख देता हूं, यहां से ऐसे हो गया ना CH2CH3, ठीक है। तो आपको पता है कि यहां से Br- बाहर निकला ही नहीं निकला, तो यहां पर ही मैं कर देता हूं ये Br-, तो एक्चुअली यहां पर क्या होगा, ये यहां से यहां पर टूटते इस पर प्लस आएगा, प्लस आते ही एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, इसका टेक यहां पर होगा, और कुल मिलाकर ये यहां से यहां चला जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली अगर देखा जाएगा तो ये एथिल ब्रोमाइड तो बाहर निकल गया, CH2C2H5Br, और यहाँ पर ये हो गया डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ा है भाई OET, यहाँ पर OET है ना, और यहाँ पर ये जुड़ा है OMe। तो अब इस केस में अगर आप देखोगे तो ये बन गया, ये फॉस्फोनेट एस्टर बन चुका है। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको फॉस्फोनेट एस्टर डायरेक्ट नहीं दिया इस क्वेश्चन में, सबसे खास बात है, बल्कि इस क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आपको दे दी जिसके बेसिस पर आप सबसे पहले फॉस्फोनेट एस्टर बनाओगे। फॉस्फोनेट एस्टर बन गया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस आपको दे रखा है, तो यहां पर इसको ट्रीट किया किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से, NaH। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहां से इसको निकाल देगा, इसको निकालते नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर P डबल बॉन्ड O OET हो गया, समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो गया OET हो गया, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर ये हो गया OMe है, यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया, समझ में आ रहा है, ये फॉस्फोनेट एस्टर बन गया। अब ये फॉस्फोनेट एस्टर बन गया, अब इसकी रिएक्शन इस कार्बोनिल से होगी, तो यहाँ पर अपन को कार्बोनिल से रिएक्शन करवानी है, ये कार्बोनिल। तो देखो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर इस केस में देखो मैंने क्या बताया कि आप यहां से ये करो, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सीधा डबल बॉन्ड बना दो, यही बताया था सीधा मैंने तरीका आपको, ठीक है ना। तो यहां पर ये होगा, देखो ये रिंग हो गई, अब ये डबल बॉन्ड, अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है, इस कार्बन से क्या OMe जुड़ा है, तो इस कार्बन से ये OMe जुड़ा रहेगा, ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये रिएक्शन का प्रोडक्ट तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इस रिएक्शन में एक स्टेप और दे रखा है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का, तो आपको देखना पड़ेगा क्या इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, ये तो आपको भी करवाना पड़ेगा। तो अब ये जो यहाँ पर बना है इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा भाई, तो आपको पता है ये जो है इससे क्या मिलेगा H+, इससे क्या मिलेगा H+, और आपको ये भी पता है लोन पेयर इसके कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइज होगा, तो ये जब डीलोकलाइज होगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से जो H+ होगा ये H+ यहाँ पर अटैक करेगा, और ऐसे केस में यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, ये यहाँ पर हो गया और यहाँ पर ये OMe, और आपको पता है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख दूं भाई, देखो OMe में Me को ऐसे लिख दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये प्लस आएगा, प्लस आते ही यहाँ से Me+ एक तरह से बाहर निकल जाएगा, और देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही सही, तो कुल मिलाकर ये बाहर निकलते CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CHO। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा वो एक्चुअली C ऑप्शन होगा। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। हाँ क्लियर है भाई, क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, है ना। बिल्कुल सिंपल है। इस केस में आपको पोस्टपोनेट एस्टर दिया ही नहीं, लेकिन ऐसी कंडीशन दे दी जिससे आपने सबसे पहले पोस्टपोनेट एस्टर बना दिया। अब पोस्टपोनेट एस्टर बनने के बाद तो कुछ भी नहीं, इनको हटाओ और प्रोडक्ट आप सीधा यहाँ पर बना दो। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है,
अब इस क्वेश्चन में देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पर डीबीयू आपको दे रखा है। डीबीयू क्या होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, मतलब ऐसे बेस होते हैं ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते, केवल और केवल स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एलडीए होता है ना, एलडीए का नाम तो बहुत सुना होगा, लिथियम डाइआइसोप्रोपिलेमाइड, है ना, बिल्कुल एलडीए के समान ही डीबीयू भी होता है ना। डीबीयू क्या होता है, ये बेस होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अभी स्ट्रॉन्ग बेस है तो देखो यहाँ पर ये एसिडिक एच है, इसको निकाल देगा और फॉस्फोनेट एस्टर, ये फॉस्फोनेट एस्टर दे रखा है, ये है ना पी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, फिर इससे 2 एमई जोड़ा है OMe, ठीक है, तो इसको निकाल देगा। तो यहाँ पर देखो समझने का प्रयास करना है यहाँ पर एक्चुअली होगा क्या। देखो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूं, अब इस ग्रुप को यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो N और यहाँ पर ये BOC, और देखो यहाँ पर इसका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, एज इट इज रहेगा। तो वेज पर जो ग्रुप दे रखा है उसको वेज पर रखो, और यहाँ पर P डबल बॉन्ड O, और इससे आपको जोड़ना है 2 ME OMe, और यहाँ पर आ गया माइनस। क्लियर, ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये आपका फॉस्फोनेट एस्टर से हमने ये बना दिया ये 9, क्लियर है, मतलब एक इलाइड बना दी यहाँ पर, वही स्टेबलाइड इलाइड। अब ये जो इलाइड बनी है इसकी रिएक्शन आपको कार्बोनिल से करनी है, तो देखिए कार्बोनिल हो गया CHO हो गया ना, इधर तो कार्बोनिल है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है इसको तो मैं R मान लेता हूं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर मैं इसको R मानता हूं तो यहाँ पर कंपाउंड हो गया R, और इससे क्या जुड़ा ये CHO, तो ये CH डबल बॉन्ड O, इस पूरे कंपाउंड को मैं ऐसे बना देता हूं। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कैसे कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पर हो गया जैसे O डबल बॉन्ड CHR है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, मैंने तरीका क्या बताया आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, कि आप इस पूरे ग्रुप को इस ऑक्सीजन सहित निकाल दो, और इस कार्बन ये हो गया ना, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो। क्लियर, यहां तक, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से, है ना, यहां से ये इसको निकाल दो, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो, और ई सेलेक्टिव बनाना है ना, ई बनाना है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर ले लेता हूँ, और ये यहाँ पर हमने बना दिया ये N, यहाँ पर ये BOC, और यहाँ पर ये वेज पर जैसा ही वैसा रखो, है ना, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O भी है भाई, तो लगा देता हूँ मैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O। क्लियर है। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है और ई सेलेक्टिव बनाना है, तो यहाँ पर ये होगा, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। बस यहाँ पर ध्यान देना, ये जो R है, R एक्चुअली क्या है, ये पूरा ग्रुप है, इसकी जगह पर ने R माना है, तो आप इस R को इससे रिप्लेस करके प्रोडक्ट को मैच करके देख सकते हैं। अब चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो इसका कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब इसकी स्टीरियो वगैरह चेंज नहीं होगी, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये भी एज इट इज ग्रुप रहेगा। केवल आपको ये जो R है उसको यहाँ पर जोड़ना है, बस वही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मैच करो भाई, इसमें तो देखो इस रिंग को ही ओपन करा रखा, ऐसा तो ये तो होगा ही नहीं, गया काम से, है ना। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी ये कर रखा है, तो ये भी गया काम से, ये हो ही नहीं सकता। इसकी बात करें तो आपको तो यहाँ पर E बनाना है ना, तो यहाँ पर तो E बनाना है, जबकि इसमें ये Z है, Z होगा नहीं यहाँ पर, तो ये गया काम से, ठीक है ना। इसकी बात करें तो यहाँ पर ये E ही है, तो 3 ऑप्शन ऑलरेडी आपके कट चुके हैं, इसका मतलब आपका आंसर यही होगा। अब चाहो तो इसको मैच कर लो, देखो ये पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज मैच कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये होगा ये E, ठीक है ना, इधर R की जगह ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ेगा, तो आप पूरे ग्रुप को यहाँ पर मैच करके देख सकते हो, सेम टू सेम आपको दिख जाएगा। तो C ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो आई थिंक अब इस रिएक्शन के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो इस रिएक्शन से किस किस टाइप के केस बन सकते हैं वो भी आपके समझ में आ गया। वो देखो मैं आपको बता रहा हूं कि थ्योरी वाले पार्ट में ज्यादा घुसने की आवश्यकता है ही नहीं, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, लेआउट आपको समझना है, ठीक है ना। और उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हुए हम क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको वैरायटी के बारे में पता चलेगा, किस किस टाइप के केसेज बन सकते हैं उसके बारे में पता चलेगा, और उसके बाद बहुत अच्छे से फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जितनी वैरायटी के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे एग्जाम में, उतने ही अच्छे से आप अप्रोच कर पाओगे क्वेश्चन पे। तो थ्योरी वाले पार्ट को कम रखो, प्रैक्टिस वाले पार्ट को ज्यादा करो, है ना, ऑटोमेटिक ही सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेट और गेट दोनों ही एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और बता रहा हूं एक तरह से विटिग रिएक्शन का एडवांस वर्जन है।
है ना। तो अगर आपको विटिक रिएक्शन नहीं आती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विटिक रिएक्शन जरूर देख लेना ताकि आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो।